मुफ्त के पैसे कितनी खुशी महसूस होती है ना जब कोई देता है। तो भारत में अगर मुफ्त के पैसों की बात करिए तो लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, सौभाग्यवती स्कीम, उसके बाद जननी सहयोग योजना, लाडली लक्ष्मी स्कीम और ऐसे सैकड़ों हैं जिसके थ्रू पैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं बिना कुछ किए। तो जब भी इलेक्शन आता है तो कुछ कॉमन डायलॉग्स तो जरूर सुनने में आता है कि अगर हमें जितवाओगे तो 2-2 हजार रुपए सबके बैंक अकाउंट में डलवा देंगे। पैसा ही पैसा होगा। पर एक्चुअल में इन स्कीम्स की रियलिटी क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन स्कीम्स का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। क्या इन स्कीम्स को लोगों की भलाई के लिए बनाया गया या फिर लोगों को बेरोजगार और अनजान रखने की एक कोशिश है ये, या फिर ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है जिसे पार्टीज अपने फायदे के लिए यूज करती है? तो चीजों को डीपली समझेंगे हम लोग ताकि अगली बार आप कुछ भी डिसाइड करो तो सोच समझ के करो और चीजों से अनजान ना रहो, क्योंकि गवर्नमेंट जो ये पैसे बांट रही है नोट छाप छाप के तो बांट रही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पर उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छी लगती है, क्योंकि इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं ASLC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किए जाते हैं आप लोगों के अकाउंट में, तो ये दो तरीके से हो सकता है। पहला होता है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम्स, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, एवं पैसे आपके बैंक पे ट्रांसफर हो जाएंगे। और दूसरा होता है कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम्स, यानी कि अगर आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो फिर आपको पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। बेसिकली ये ऐसे स्कीम्स है जिसके थ्रू वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं पॉवर्टी को देश में कम करने के लिए। अब है तो ये अच्छी बात है ना कि जब तक पैसे मिल रहे हैं तो तब तक शिकायत की क्या बात है भला, पर शिकायत होनी जरूरी है। क्यों? उस पे भी हम जरूर आएंगे, पर उससे पहले चलिए ये समझ लेते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। तो 2005 में सबसे पहला कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम लॉन्च किया गया। इस स्कीम का एम था कि भारत में जो एक पॉपुलर प्रैक्टिस थी घर पर बच्चों को जन्म देने की, उसे कम करना, ताकि मैटरनल मॉर्टेलिटी माने जन्म के वक्त माँ की मृत्यु की संख्या को कम किया जा सके। और ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट सीसीटी है। पर ये सीसीटी का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ बल्कि ब्राजील में हुआ था। बोल्सा फैमिलिया नाम का एक स्कीम 2003 में ब्राजील में लागू किया गया, जिसके थ्रू जो लो इनकम ग्रुप पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिलीज होती थी ब्राजील में, उनको पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। पर इस स्कीम के अगेंस्ट में ना बहुत सारे कंडीशंस थे जिनको फुलफिल करना पड़ता था, जैसे कि बच्चों का स्कूल में रेगुलर अटेंडेंस होना जरूरी था और रेगुलर हेल्थ चेकअप भी। और इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, फिलीपींस और उसके बाद में इंडिया ने भी इन स्कीम्स को अपने देश में लागू करना शुरू कर दिया। भारत का मेजर टारगेट था भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और भारत के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा और ज्यादा बढ़ाना। और इस चीज को अचीव करने के लिए अलग अलग सीसीडी और सब्सिडी वाले स्कीम्स आने लगे, जिसके थ्रू स्कॉलरशिप, फूड ग्रेन्स में छूट, गैस के प्राइसेस में सब्सिडी एटसेट्रा मिलने लगे। दिल्ली का जो मोस्ट पॉपुलर लाडली लक्ष्मी स्कीम है उसे लागू करा गया था गर्ल चाइल्ड्स के कंडीशन को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो और उन्हें एक प्रॉपर एजुकेशन भी मिल सके। अलग अलग स्टेट्स चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज करने के लिए अलग अलग स्कीम्स लेकर के आती है और एग्रीकल्चर में बहुत से सब्सिडीज देने लगती है ताकि एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हो, जिससे काफी फायदा भी देखने को मिला कि काफी हद तक पॉवर्टी रिड्यूस होने लगी, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स और ज्यादा बेहतर हो गए, एजुकेशन बेटर मिलने लगा, लोग और ज्यादा अवेयर हुए, कॉन्शियस हुए, वो लोग अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस हुए, रेगुलर चेकअप्स और वैक्सीन भी लोग दिलवाने लगे। पर फायदे के साथ साथ ना इन स्कीम्स के साथ स्पेशली इंडिया में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है।
सबसे पहला तो ये कि लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, जिसके वजह से लोग इनकम के अलग अलग सोर्सेस को सोचना ही बंद कर देते हैं और इन्हीं स्कीम्स के ऊपर बिल्कुल निर्भरशीलता उनकी आ जाती है, जिसके वजह से इकोनॉमी में इसका एक मेजर इफेक्ट ये पड़ता है कि एक मोबिलिटी कम हो जाती है पूरे इकोनॉमी के अंदर। दूसरा ये कि इन बेनिफिट्स को अवेल करने के चक्कर में लोग क्वालिटी को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर बच्चों को स्कूल भेजने से पैसे मिलेंगे तो लोग बच्चों को किसी भी स्कूल में भेजने लगे, ये नहीं सोचा कि उस स्कूल में उनको ढंग की एजुकेशन मिल भी रही है या नहीं। तीसरा और सबसे जो बड़ा मेजर प्रॉब्लम है इन स्कीम्स के साथ इंडिया में, वो है इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड डिजाइनिंग। इस चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ तो बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। तो जो ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होता है, यानी कि आपके पास जॉब नहीं है तो आपको डिफरेंट स्कीम्स के अंदर पैसे मिलते हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो ये चीज को प्रोवाइड करती है। तो यूएसए का इस मामले में सिस्टम कुछ ऐसा है कि आपको सबसे पहले तो ये दिखाना होता है कि आप पहले एम्प्लॉयड थे और अभी जाकर के आप जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं उसमें आपकी खुद की कोई भी गलती नहीं थी। साथ में ये भी दिखाना होता है कि आप काम करने के लिए एलिजिबल है और एक्टिवली काम ढूंढ भी रहे हैं। इसके बावजूद ये भी शो करना होता है कि जब पास्ट में आप काम करते थे उस दौरान आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अर्न भी किया है, और ये सारा कुछ दिखाने के बाद ही आप इस अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को यूएसए में अवेल कर सकते हैं। यूके का सीन भी कुछ यूएसए से अलग नहीं है। यूके में एक जॉब सीकर्स एक्ट 1995 मौजूद है जिसके अंदर इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं, पर उनके वहां पे ना जॉब सीकर्स अग्रीमेंट साइन करनी होती है अगर कोई इन बेनिफिट्स को अवेल करना चाहे तो, और उन्हें उस अग्रीमेंट के अंदर ये डिटरमाइन करके देना होता है कि उनके पास एक अच्छा खासा प्लान है जॉब ढूंढने का, यानी कि शो करना होगा कि वो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं, तब जाकर के उनको ये बेनिफिट्स अवेल कराई जाती है। पर इंडिया ना इन सब मामले में थोड़ा हिला हुआ है, वो कैसे मैं अभी आपको बताती हूँ। तो बेसिकली इन चीजों को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया में कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है ही नहीं। अलग अलग जो स्टेट्स है उनके स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज बनाती है और उनको इंप्लीमेंट करती है। जैसा कि हमने यूएसए और यूके के केस में देखा कि आप एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हो, इस चीज को इंश्योर कराई जाती है, पर इंडिया में इस टाइप का कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। इनफैक्ट जो लोग अप्लाई भी करते हैं वो लोग कंडीशंस को प्रॉपर्ली फुलफिल किए हैं या नहीं, इस चीज को भी चेक करने के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सरकार के पास फंड ही नहीं बचता है देने के लिए। तो एक्चुअल में ना इन स्कीम्स का एक प्रॉपर अटमोस्ट बेनिफिट उठाया ही नहीं जा पाता। अब स्कीम्स की बातें हो ही रही है तो वेस्ट बंगाल के कन्याश्री स्कीम को मेंशन करना तो यहाँ पे जरूर बनता है, क्योंकि 2017 में यूनाइटेड नेशंस ने हाईएस्ट पब्लिक सर्विस अवार्ड से इस स्कीम को नवाजा था। इस स्कीम का एम ये था कि लड़कियों को 12वीं तक एटलीस्ट पढ़ाई करवाना और चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करना। पर अगर हम अब इस स्कीम को रिव्यू करें तो ये देखा जाता है कि जब से ये स्कीम लागू हुई उसके बाद चाइल्ड मैरिज वेस्ट बंगाल में 12.6% ही रिड्यूस हुआ। वहीं दूसरे तरफ बिना इस स्कीम के बिहार में चाइल्ड मैरिज 21.2% रिड्यूस हुआ और उड़ीसा में 15.9%। यानी कि इस स्कीम के बगैर भी इन दो स्टेट्स ने वेस्ट बंगाल से काफी ज्यादा उन्नति किया इस मामले में। तो इससे आप भली भांति ये समझ सकते हैं कि इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर ऐसा कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है जो ये इंश्योर करेगा कि अगर पैसों के लिए कोई किसी कोर्स में दाखिल कराती है, पैसे मिलने के बाद अगर उस कोर्स को वो छोड़ देती है और जाकर के शादी कर लेती है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा इंडिया में एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है कि हम बहुत इजीली अपने इनकम को यहाँ पे मोल्ड करके दिखा सकते हैं। तो लाखों में कमाने वाले लोग भी अपने इनकम को 10,000 रुपए पर महीना दिखा देते हैं और अलग अलग स्कीम का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये काइंड ऑफ एक रेस सी बन गई है कि किसको कितना पैसा मिलेगा अलग अलग स्कीम्स से। बेसिकली ये जो मोस्ट ऑफ द स्कीम्स होते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। पब्लिक को एक वोट बैंक की तरह समझा जाता है और गवर्नमेंट ऐसे ही
स्कीम्स लेकर के आती है जो उन्हें वोट्स बटोरने में मदद करे। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। वेस्ट बंगाल में एक ओइकोश्री स्कीम मौजूद है। ये जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स देती है। और माइनॉरिटीज़ बोले तो उसमें मेनली मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जैन पॉपुलेशंस आते हैं। पर क्या यहाँ पे ये असर्टेन किया जाता है कि ये जो माइनॉरिटीज़ वेस्ट बंगाल के अंदर रह रहे हैं वो इकोनॉमिकली वीक है? ऐसा कुछ भी इस स्कीम के अंदर नहीं है। और माइनॉरिटीज़ की अगर बात करा जाए तो वेस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये काइंड ऑफ एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट माइनॉरिटी वोट्स को सिक्योर कर रही है। एक और चीज़ कि इन अलग अलग स्कीम्स के थ्रू कई बार कैश का जो अमाउंट है वो इतना ज़्यादा कम होता है कि उससे वाकई में किसी की नीड्स फुलफिल ही नहीं हो सकती, जैसे कि 500, 1000 या फिर 1500 रुपये। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो किया जाता है कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये चीज़ हमें दिख भी रहा है क्योंकि ये जो स्कीम्स है ये इतने ज़्यादा जनरल है कि एक्चुअल नीडी पीपल को यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं मिल पाता। इसको भी एक एग्जाम्पल से मैं समझा सकती हूँ। जैसे कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स बाईसाइकिल्स देती है कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड के क्लास के बच्चों को, जैसे 9 से लेकर 12 तक को। पर यहाँ पे ये चेक नहीं किया जाता कि वाकई में उनको साइकिल की ज़रूरत है भी या फिर नहीं। उन बच्चों को भी बाईसाइकिल मिलता है जिनके घर पे 4 व्हीलर्स मौजूद है। तो इस तरीके के जनरलाइजेशंस के कारण हमें रियल बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ना रिसोर्सेज का कंप्लीट मिसयूज हो रहा है और एलोकेशन तो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये जो पैसे गवर्नमेंट बांट रही है ना ये मेरे और आपके पैसे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेजर रेवेन्यू है वो टैक्सेस से जनरेट होते हैं और आपको ये पता है कि इंडिया हाईएस्ट टैक्स कलेक्ट करती है अपने सिटीजन से। तो यहाँ पे हमारा ये जानना हक बनता है कि हमारे पैसे कहाँ पर और किस तरीके से यूज हो रहे हैं। तो अगली बार से ना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर बनिए, किसी के भी बातों के झांसे में मत आ जाइए और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए इन स्कीम्स और सब्सिडीज से। तो भावनाओं को कंट्रोल कीजिए और थोड़ा सोच के देखिए, क्योंकि ये आप ही के पैसे हैं जिन्हें बांटा जा रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। अगले कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे इस बारे में आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, एक और बात, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।